हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो साइंस का चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा, शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है? तो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हेपेरिन नामक प्रोटीन। हेपेरिन नामक प्रोटीन के उपस्थिति के कारण ही शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है। रक्त को तीन भागों में बांटा जाता है। रक्त को तीन भागों में बांटा जाता है, लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण और तथा रक्त बिंबाणु। लाल रक्त कण का जो निर्माण होता है ये होता है अस्थि मज्जा से, और लाल रक्त कण का जो जीवन काल होता है ये होता है 20 से 120 दिन। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा श्वेत रक्त कण। श्वेत रक्त कण का निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में, लिम्फ नोड में और यकृत और प्लीहा में। श्वेत रक्त कण का निर्माण कहाँ कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड, यकृत और प्लीहा में। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कहेगा तो 2 से 4 दिन होता है। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है तो इसे कहते हैं ल्यूकोसाइट। श्वेत रक्त कण को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट कहते हैं। और लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट कहते हैं लाल रक्त कण को, ल्यूकोसाइट श्वेत को। सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण कहेगा तो मोनोसाइट हो जाएगा। सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण कौन सा हो जाएगा? मोनोसाइट। लाल रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना। लाल रक्त कण के मुख्य कार्य शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना है। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना है। WBC के कार्य हो जाएगा शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना है। एंटीजन पाया जाता है तो एंटीजन पाया जाता है RBC में। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं और ये होते हैं A और B। RBC की संख्या मापी जाती है। RBC की संख्या किससे मापते हैं? हीमोसाइटोमीटर से RBC की संख्या मापा जाता है। हीमोसाइटोमीटर से RBC की संख्या की माप होती है। RBC का कब्रगाह किसे कहते हैं? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो RBC के कब्रगाह हो जाएगा प्लीहा। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ब्लड बैंक मानव के ब्लड बैंक कहा जाता है प्लीहा को। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है तो ये होता है प्लेटलेट्स। रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है प्लेटलेट्स। वही कहेगा विटामिन कौन सा? तो विटामिन K हो जाएगा। प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है तो ये होता है 3 से 5 दिन। प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ पे होता है? तो ये होता है अस्थि मज्जा में। और प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ पे होती है? तो ये होती है प्लीहा में। प्लेटलेट्स के जीवन काल जो होता है 3 से 5 दिन होता है, और इससे निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में होता है, और इसकी मृत्यु कहाँ पे होता है? तो प्लीहा में होता है। और रक्त के थक्का बनने में सहायक भी प्लेटलेट्स होता है। खून का थक्का नहीं जमता है तो खून के जो थक्का है ये हीमोफीलिया रोग में नहीं जमता है। हीमोफीलिया रोग में क्या होता है? तो इसमें खून के थक्का नहीं जमता है। रक्त थक्का बनने में सहायक विटामिन कहेगा तो रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन हो जाएगा K। लाल रुधिराणु नहीं बनते हैं। थैलेसीमिया रोग में लाल रुधिराणु नहीं बनते हैं। और खून के थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया रोग में। लाल रुधिराणु किस में नहीं बनते हैं? तो थैलेसीमिया में। रक्त में WBC की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति कहलाती है। रक्त में WBC के अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ल्यूकीमिया। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे ल्यूकीमिया कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा रक्त वर्ग और उसके समूह। रक्त वर्ग या समूह देखेंगे, रक्त समूह होता है तो रक्त जो समूह है ये 4 वर्ग में बांटा गया है। A हो जाएगा, B हो जाएगा, AB हो जाएगा और O हो जाएगा। रक्त समूह के खोज कौन किए थे? तो ये किए थे कार्ल लैंडस्टीनर ने। लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो ये मिला था 1930 में। सार्वधाता रक्त समूह की कौन कहलाता है? तो सार्वधाता रक्त समूह O कहलाता है। सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहते हैं? तो AB को सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं, और सार्वधाता बोला जाता है O को। RH फैक्टर संबंधित है। जो RH फैक्टर है ये रक्त से संबंधित है। RH फैक्टर किससे संबंधित है? रक्त से। RH फैक्टर की खोज किसने की थी? तो ये किए थे लैंडस्टीनर व वीनर ने। 1940 में रिसस बंदर में ये किए थे।
RH फैक्टर की खोज लैंड स्टीनर व वीनर ने 1940 में रिसस बंदर में किए थे। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा रक्त को शुद्ध करता है, तो रक्त को शुद्ध करता है वृक्क जिसे किडनी बोलते हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, तो वृक्क से प्रति मिनट कितने औसत रक्त प्रवाह होता है? 1200 सीसी। रक्त में शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है डायलिसिस। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो डायलिसिस कहलाती है। आगे देखेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? तो ये किए थे विलियम हार्वे 1628 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा शरीर में रक्त परिसंचरण करता है, तो ये करता है हृदय। शरीर में रक्त परिसंचरण कौन करता है? तो हृदय करता है। रक्त में गैसों का आदान प्रदान होता है, तो ये होता है फेफड़ा में। रक्त में गैसों का आदान प्रदान कहाँ पे होता है? तो फेफड़ा में होता है। मनुष्य का औसत रक्त दाब होता है तो 120/80 होता है, 120/80 mm होता है। वायुमंडलीय दाब से ये क्या होता है? तो अधिक होता है। रक्त दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? स्फैग्नोमैनोमीटर से मानव के रक्त दाब की माप होती है। रक्तचाप नियंत्रित होता है, तो रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि से। किससे थे? तो एड्रिनल ग्रंथि से। व्यक्ति के वृद्ध होने पर रक्तचाप क्या होता है? तो ये बढ़ जाता है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति कहलाती है, तो इस्कीमिया कहलाती है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त जो आपूर्ति है इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं इस्कीमिया। आगे बढ़ेंगे, आगे जो देखेंगे यह जगह पाचन तंत्र है। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है, तो ये होता है मुख से। मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है, जो मुख गुहा है उसका पिछला भाग कहलाता है ग्रसनी। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पे होता है? तो ये होता है छोटी आंत में। आंत की लंबाई होती है लगभग 22 फीट होती है। आंत की लंबाई लगभग कितना होता है? तो 22 फीट। भोजन पचाने में सहायक होता है, तो भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम। आमाशय से निकलने वाले जठर रस में कौन सा एंजाइम होता है? जो आमाशय से जठर रस निकलता है उसमें पेप्सिन और रेनिन एंजाइम होता है। पेप्सिन का कार्य ये प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड में बदलता है और रेनिन ये दूध के पाचन में सहायता करता है। प्रोटीन का पाचन होता है तो ये होता है आमाशय में। प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन है, जो कि प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कहेगा तो दूध को पचाता है रेनिन एंजाइम। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा मनुष्य के आहार नाल की औसत लंबाई होती है, तो औसत लंबाई होती है आहार नाल की मीटर में कहेगा तो 8 से 10 मीटर, फीट में हो जाएगा 30 फीट। वही कहेगा आंत की लंबाई कितनी होती है? तो आंत की लंबाई लगभग 22 फीट होता है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद कौन सा है? तो ये हो जाएगा माल्टोज। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद माल्टोज हो जाएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे एंजाइम से संबंधित क्वेश्चन। एंजाइम मूलतः होते हैं, तो एंजाइम जो मूलतः होते हैं ये प्रोटीन होते हैं। एंजाइम की रचना होती है, तो एंजाइम की रचना अमीनो अम्ल से होती है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? तो ये हो जाएगा एंजाइम। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में जो उत्तरदायी पदार्थ है ये हो जाएगा एंजाइम। ट्रिप्सिन, एमाइलेज, जाइमेज, लाइपेज है, तो ये सभी एंजाइम हैं। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, आगे है प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स एवं अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है, तो ये करता है ट्रिप्सिन। प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स एवं अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है, तो ट्रिप्सिन करता है। प्रोटीनों की पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? तो ये हो जाएगा ट्रिप्सिन एंजाइम। प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम हो जाएगा ट्रिप्सिन। स्टार्च को शर्करा में बदलता है, तो ये बदलता है एमाइलेज। स्टार्च को शर्करा में कौन बदलता है? तो एमाइलेज बदलता है। वसा को ग्लिसरीन में बदलता है, तो ये बदलता है लाइपेज। वसा को ग्लिसरीन में कौन बदलता है? तो लाइपेज बदलता है। ग्लूकोज को इथेनॉल में बदलता है, तो ये जाइमेज बदलता है ग्लूकोज को इथेनॉल में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे। आगे है लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ये हो जाएगा टाइलिन। स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, तो यह टाइलिन जो एंजाइम है यह स्टार्च को माल्टोज में बदलता है।
लार में सहायक करती है, यानी कि लार में सहयोग करती है, तो स्टार्च के पाचन में, लार जो है स्टार्च के पाचन में सहायक करती है। मानव शरीर के बारे में पढ़ेंगे। मानव शरीर के सबसे बड़ा अंग हो जाएगा, तो मानव शरीर के सबसे बड़ा अंग हो जाएगा त्वचा। त्वचा का जो रंग है किसके कारण होता है, तो ये मेलानिन के कारण त्वचा का रंग बना होता है। आगे देखेंगे, त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है, तो त्वचा की ऊपरी सतह को एपिडर्मिस कहते हैं। मास्टर ग्रंथि कहलाता है। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को, जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। शरीर के सबसे बड़ा हड्डी कौन सा है, शरीर के सबसे बड़ा हड्डी हो जाएगा फीमर, और ये जांघ में स्थित होता है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी हो जाएगा कौन, तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है, और ये कान की हड्डी है। सबसे मजबूत हड्डी कहेगा तो जबड़े की हड्डी है। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो कैल्शियम और फास्फेट मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कान में हड्डियों की कुल संख्या होती है, तो ये होती है 6। मानव शरीर का कठोरतम भाग होता है, तो ये दांत के शिखर की इनेमल हड्डी। अस्थियों का अध्ययन कहलाता है। अस्थियों के अध्ययन करते हैं ऑस्टियोलॉजी में। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 206 होती है, और नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या होता है 300। मानव खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या कहेगा तो 28 होता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, मनुष्य में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है, 12 जोड़ी, यानी कि कितनी, तो 24 गो। और शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या होता है 639। पसलियों की संख्या होती है 24 और मांसपेशियों की संख्या होती है 639। उपास्थि पाया जाता है, तो ये पाया जाता है नाक में। उपास्थि कहाँ पाया जाता है, तो नाक में। शरीर में अमीनो अम्ल की कुल संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 20। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है 65 से 80% तक। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कहेगा तो ये हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि, और ये मस्तिष्क में स्थित होता है। आगे देखेंगे, मानव शरीर का कठोरतम भाग कौन सा है, तो ये हो जाएगा इनेमल, जो कि दांत की ऊपरी परत है। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, तो ये पाई जाती है टांग में। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है वो कौन सा हो जाएगा, तो अंगुली में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हो जाएगा ऑक्सीजन, और कितना पाया जाता है, तो 65%। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, मानव शरीर का सामान्य ताप होता है फ़ारेनहाइट में कहेगा तो 98.6 फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में हो जाएगा 310 केल्विन। मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, तो मनुष्य में मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। मनुष्यों में श्वसन दर होती है, तो मनुष्य में श्वसन दर 16 से 18 बार होता है, यानी मनुष्य जो है एक बार में 16 से 18 बार सांस लेते हैं। शिशुओं में श्वसन दर होता है तो 44 बार प्रति मिनट होता है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, पैर में हड्डियों की कुल संख्या होती है, तो पैर में हड्डियों की कुल संख्या 60 हो जाएगा। बाल एवं नाखूनों की रचना होती है, बाल एवं नाखूनों की रचना होती है केराटिन नामक प्रोटीन से। मनुष्य में दांत पाए जाते हैं, तो मनुष्य में जो दांत पाए जाते हैं ये 4 प्रकार के पाए जाते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। आगे हो जाएगा, दांतों एवं हड्डियों के निर्माण हेतु आवश्यक तत्व कौन सा है, तो कैल्शियम व फास्फोरस। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, आगे पढ़ेंगे हम लोग यकृत के बारे में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, यकृत, जिसे लीवर कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगा यकृत, यानी कि लीवर। यकृत का वजन होता है 1.5 से 2 किलोग्राम। पित्त कहाँ पे स्रावित होता है, तो पित्त स्रावित होता है यकृत के द्वारा और जमा होता है पित्ताशय में। पित्त होता है तो पित्त जो होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव्य होता है, जिसका पीएच मान कितना है, तो 7.7 है। पित्त कहाँ पे जमा होता है, तो ये जमा होता है पित्ताशय में, यानी कि गॉल ब्लैडर में। पित्त स्रावित होता है यकृत से और ये जमा होता है कहाँ पे, तो जमा होता है पित्ताशय में। आगे देखेंगे, यकृत यानी कि लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है, तो ये भंडारित रहता है विटामिन ए। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियमित बनाए रखता है, तो ये बनाए रखता है यकृत। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियमित बनाए रखता है, तो ये बनाए रखता है यकृत। फाइब्रिनोजेन तथा हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है, तो ये होता है यकृत द्वारा। फाइब्रिनोजेन तथा हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो यकृत के द्वारा। आगे देखेंगे,
शरीर में रक्त को जमने से रोकता है, शरीर में रक्त को जमने से रोकता है हिपैरिन। रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है तो फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है ये रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। अगर विटामिन कहेगा तो विटामिन के हो जाएगा। मृत आरबीसी को नष्ट कौन करता है तो ये करता है यकृत। मृत आरबीसी को नष्ट कौन करता है तो यकृत करता है। शरीर का ब्लड बैंक कहलाता है तो शरीर के ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा। शरीर के ताप को बनाए रखने में मदद करता है तो ये मदद करता है यकृत। शरीर के ताप को बनाए रखने में मदद करता है यकृत। आगे बढ़ेंगे। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है तो ये यकृत करता है। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है तो ये यकृत करता है। शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा हो जाएगा तो अग्नाशय हो जाएगा। शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय हो जाएगा और ये मिश्रित ग्रंथि भी है जिसे बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों बोला जाता है। ट्रिप्सिन स्रावित होता है तो ये अग्नाशय के द्वारा ट्रिप्सिन स्रावित होता है। आगे बढ़ेंगे। लैंगरहैंस की दीपिका पाई जाती है तो ये पाई जाती है अग्नाशय में, अग्नाशय यानी कि पेंक्रियाज में। इंसुलिन स्रावित होता है तो अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन है तो प्रोटीन श्रृंखला या पेप्टाइड हार्मोन। इंसुलिन क्या है? प्रोटीन श्रृंखला या पेप्टाइड हार्मोन है। इंसुलिन में उपस्थित धातु कौन सा है तो इंसुलिन में उपस्थित धातु हो जाएगा जस्ता। इंसुलिन में उपस्थित धातु जस्ता हो जाएगा। इंसुलिन प्राप्त होता है, इंसुलिन जो प्राप्त होता है ये डहेलिया के जड़ों से प्राप्त होता है। मधुमेह रोग होता है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। आगे देखेंगे। इंसुलिन की खोज कौन किए थे तो बेटिंग एवं बेस्ट किए थे इंसुलिन की खोज। पहली बार इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया था 1922 में लियोनार्ड थॉम्पसन को कनाडा में दिया गया था। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाना क्या कहलाता है तो ये कहलाता है मधुमेह, यानी जिसे डायबिटीज कहते हैं। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाना क्या कहलाता है तो मधुमेह कहलाता है। रक्त ग्लूकोज स्तर को व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। रक्त ग्लूकोज को स्तर को व्यक्त किया जाता है तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। आगे बढ़ेंगे। आगे हो जाएगा। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है तो ये हो जाएगा सिक्रीटिन। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है तो सिक्रीटिन। अब हम लोग पढ़ेंगे हृदय के बारे में। शरीर के सबसे व्यस्त अंग कौन सा है तो ये हो जाएगा हृदय। शरीर का सबसे व्यस्त अंग हृदय हो जाएगा। हृदय का भार होता है तो हृदय का भार लगभग होता है 300 ग्राम। मनुष्य के हृदय में होता है 4 कोष्ठ। मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होता है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हृदय का मुख्य कार्य क्या होता है तो हृदय का मुख्य कार्य शरीर के विभिन्न भागों को रक्त पहुंचाना है। हृदय का मुख्य कार्य क्या होता है तो शरीर के विभिन्न भागों को रक्त पहुंचाना, ये हृदय का मुख्य कार्य है। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाता है। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली जो रक्तवाहिनी है ये कहलाता है सीरा। क्या कहलाता है? सीरा। और सीरा में जो रक्त बहता है ये बहता है अशुद्ध। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहते हैं तो इसे कहते हैं धमनी। धमनी में कैसा रक्त बहता है? धमनी में जो रक्त बहता है ये बहता है शुद्ध है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त यानी उसे कहते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है, उसे अशुद्ध रक्त कहते हैं। अशुद्ध रक्त का संवहन कौन करता है तो ये फुसफुस धमनी करता है। वैसे तो धमनी में शुद्ध रक्त बहता है लेकिन फुसफुसिये जुड़ने के बाद इसमें अशुद्ध रक्त बहने लगता है। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और फुसफुसिये धमनी में अशुद्ध बहता है। शुद्ध रक्त का संवहन कौन करता है तो फुसफुसिये शिरा करता है। वैसे ही शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है लेकिन फुसफुसिये शिरा में क्या हो जाएगा? फुसफुसिये शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। मानव का यानी कि मनुष्य के हृदय प्रति मिनट धड़कता है तो ये धड़कता है 72 बार, यानी 1 मिनट में मनुष्य के हृदय 72 बार धड़कता है। हृदय के सिकुड़ने को कहते हैं सिस्टोल। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। हृदय के सिकुड़ने की क्रिया को कहते हैं सिस्टोल और हृदय के फैलने को क्रिया का क्या कहते हैं? डायस्टोल कहते हैं। हृदय के फैलने की क्रिया को कहते हैं डायस्टोल। सामान्यतः नाड़ी का स्पंदन दर बराबर होती है तो हृदय के धड़कन की दर के बराबर होती है। सामान्यतः नाड़ी का स्पंदन दर बराबर होती है तो हृदय के धड़कन के दर के।
हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो थायरॉक्सिन एवं एड्रीनेलिन हार्मोन ये हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। आगे देखेंगे जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रिनल हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। हृदयघात का कारण क्या है? शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता। जब शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी तो हृदयघात के कारण हो जाएगा। यानी कि हार्ट अटैक कैसे आता है? शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण। हृदय की धड़कन पर नियंत्रण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो पोटेशियम। जो पोटेशियम तत्व है ये हृदय की धड़कन में नियंत्रण करता है। हृदय स्पंदन को नियंत्रित करता है, ये करता है पेसमेकर। हृदय के स्पंदन को कौन नियंत्रित करता है? तो पेसमेकर करता है। जार्विक 7 क्या है? तो ये कृत्रिम हृदय है। जार्विक 7 क्या है? तो कृत्रिम हृदय है। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसने किया था? तो ये किए थे डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय किसे जाता है? तो भारत में कहेगा तो डॉक्टर पी वेणुगोपाल हो जाएंगे, विश्व में हो जाएंगे डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। हृदय संबंधी बीमारियों का पता लगाया जाता है तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के द्वारा, यानी कि ईसीजी के द्वारा। हृदय संबंधी बीमारियों का पता लगाया जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के द्वारा, यानी कि ईसीजी के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है तो ये किया जाता है स्टेथोस्कोप, और ये कार्य करता है ध्वनि के परावर्तन पे। हृदय प्रति मिनट रक्त पंप करता है तो 5 से 6 लीटर। हृदय प्रति मिनट रक्त पंप करता है 5 से 6 लीटर। अब हम लोग पढ़ेंगे वृक्क यानी कि किडनी के बारे में। मनुष्य एवं स्तनधारियों के मुख्य उत्सर्जी अंग होता है तो ये वृक्क होता है, यानी कि किडनी। मनुष्य एवं स्तनधारियों के मुख्य उत्सर्जी अंग होता है वृक्क। वृक्क का बाहरी भाग कहलाता है तो वृक्क के बाहरी भाग को कहते हैं कोर्टेक्स, और वृक्क के भीतरी भाग को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मेडुला। वृक्क का बाहरी भाग को कोर्टेक्स कहते हैं और भीतरी भाग को कहते हैं मेडुला। वृक्क का वजन होता है तो ये होता है 140 ग्राम। आगे देखेंगे वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो ये हो जाएगा नेफ्रॉन। मूत्र का निर्माण कहाँ पे होता है? तो ये होता है किडनी में, यानी कि वृक्क में। मूत्र का निर्माण कहाँ पे होता है? तो वृक्क में। मूत्र अम्लीय होता है जिसका पीएच मान होता है 6। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है, जो कि अम्लीय होता है। स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन पेशाब करता है तो स्वस्थ जो मनुष्य है ये प्रतिदिन 1.5 लीटर पेशाब करता है, यानी कि मनुष्य में प्रतिदिन कितना लीटर पेशाब बनता है? 1.5 लीटर। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है तो विटामिन सी मानव मूत्र के द्वारा उत्सर्जित होता है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी होती है तो ये कैल्शियम ऑक्जेलेट की। मानव गुर्दे में जो पथरी बनती है ये कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा मूत्र का रंग पीला होता है तो यूरोक्रोम के कारण मूत्र का जो रंग होता है ये पीला होता है। रक्त से यूरिया को पृथक कौन करता है? तो ये करता है वृक्क, यानी कि किडनी रक्त से यूरिया को पृथक करता है। रक्त से यूरिया को पृथक करता है किडनी। यूरिया सर्वाधिक पाया जाता है तो ये पाया जाता है मूत्र में। यूरिया सर्वाधिक मात्रा में मूत्र में पाया जाता है। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? तो शरीर में जो यूरिया बनता है ये यकृत में बनता है। ये जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, रक्त से यूरिया को पृथक करता है वृक्क, और यूरिया सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है मूत्र में, और शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? तो यकृत में बनता है। मूत्र दुर्गंध देता है तो यूरिया के उपस्थिति के कारण ही मूत्र दुर्गंध देता है। मानव मस्तिष्क के बारे में देखेंगे। मस्तिष्क बना होता है तो ये तंत्रिका ऊतक से मानव के मस्तिष्क बना होता है। मस्तिष्क का वजन जो होता है ये 1300 से लेकर 1400 ग्राम तक होता है। मस्तिष्क जो है 3 भागों में विभक्त होता है, जो कि होता है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और एक होता है पश्च मस्तिष्क। आगे देखेंगे मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित एवं सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो हो जाएगा सेरिब्रम, जिसे प्रमस्तिष्क कहते हैं। मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित एवं सबसे बड़ा भाग हो जाएगा सेरिब्रम, जिसे प्रमस्तिष्क कहते हैं। सेरिब्रम उपभाग है तो ये अग्र मस्तिष्क का उपभाग है। मनुष्य की चेतना, तर्क, स्मरण क्षमता तथा बुद्धि को नियंत्रित करता है तो ये करता है सेरिब्रम। मनुष्य की चेतना, तर्क, स्मरण क्षमता तथा बुद्धि को नियंत्रित करता है तो सेरिब्रम करता है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा अगला क्वेश्चन है
इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? तो ये होता है सेरिब्रम के द्वारा। थैलेमस एवं हाइपोथैलेमस मौजूद होता है तो ये अग्र मस्तिष्क में। थैलेमस एवं हाइपोथैलेमस मौजूद होता है तो अग्र मस्तिष्क में। दर्द ठंड गर्म की पहचान कौन करता है? तो ये करता है थैलेमस। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दर्द या ठंड और गर्म का पहचान करता है थैलेमस। शरीर का ताप, रक्तचाप, प्रजनन क्षमता, निद्रा को नियंत्रित करता है तो ये करता है हाइपोथैलेमस। यहाँ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। कहेगा कि दर्द और ठंड गर्म का पहचान करता है तो थैलेमस, और शरीर का ताप, रक्तचाप, प्रजनन क्षमता, निद्रा को नियंत्रित करता है तो ये करता है हाइपोथैलेमस। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा दृष्टि, ज्ञान एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण का केंद्र होता है तो ये होता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है दृष्टि, ज्ञान एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रित का केंद्र। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है तो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है मध्य मस्तिष्क का पश्च भाग। मध्य मस्तिष्क का पश्च भाग ये होता है। मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है तो सेरिबेलम। मानव मस्तिष्क के दूसरा सबसे बड़ा भाग सेरिबेलम होता है और पहला कहेगा तो सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम को अग्र मस्तिष्क कहते हैं और सेरिबेलम को अनु मस्तिष्क कहते हैं, और ये मानव मस्तिष्क से दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। आगे बढ़ेंगे, सेरिबेलम तथा मेडुला ऑब्लांगेटा उपभाग है तो ये पश्च मस्तिष्क का। सेरिबेलम तथा मेडुला ऑब्लांगेटा ये उपभाग है तो पश्च मस्तिष्क का। सेरिबेलम का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर के संतुलन को बनाए रखना। जो सेरिबेलम का मुख्य कार्य है ये शरीर के संतुलन को बनाए रखना। हृदय स्पंदन, गति तथा श्वसन दर को नियंत्रित करता है तो मेडुला ऑब्लांगेटा जो है ये हृदय स्पंदन तथा श्वसन दर को नियंत्रित करता है। आगे बढ़ेंगे, मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कोड होता है तो मेडुला ऑब्लांगेटा का पिछला भाग मेरुरज्जु होता है। मेरुरज्जु या कशेरुक रज्जु से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तो ये निकलती है 31 जोड़ी। मेरुरज्जु या कशेरुक रज्जु के से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? 31 जोड़ी। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? कशेरुक रज्जु के द्वारा। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो कशेरुक रज्जु के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, मस्तिष्क में सूजन आने से कौन सी बीमारी होती है? तो ये होती है मेनिंजाइटिस। मस्तिष्क में सूजन आने से कौन सी बीमारी होती है? तो मेनिंजाइटिस होती है। अल्जाइमर रोग प्रभावित करता है तो ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है। मस्तिष्क की बीमारियों का पता लगाया जाता है तो ये लगाया जाता है इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राफ द्वारा। इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राफ के द्वारा मस्तिष्क की बीमारियों को पता लगाया जाता है, जिसे शॉर्ट में ईईजी कहते हैं। ईईजी है तो इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राफ है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राफ। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो कम से कम लाइक कर दीजिए, और कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं सुबह स्टडी, या इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया टेलीग्राम पे, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।